नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर। जिन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से रार देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को हाथ पकड़कर खींचा जाता है, यहाँ अपनी सेवा का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां बेमेतरा हिंसा के बाद बिरनपुर गांव में तनाव का माहौल है और इस मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले पायलट के अनशन की बात करते हैं। राजस्थान में इस वक्त जो चल रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की रार एक बार फिर साफ दिखाई दे रही है। अब तो खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक में एक दिन का अनशन शुरू कर दिया है। सचिन पायलट वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर हैं। हालांकि इस अनशन में पायलट ने अपने गुट के विधायकों, मंत्रियों को भी आमंत्रित नहीं किया। सचिन पायलट के अनशन स्थल पर समर्थकों की भीड़ जुटती जा रही है। कई नेता भी अनशन स्थल पर नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बेटे अनिरुद्ध सिंह के साथ सचिन पायलट के अनशन का समर्थन देने पहुंचे हुए। इधर कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उन्होंने पायलट से बात की है और उनसे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। सचिन पायलट के अनशन पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव के वक्त सचिन पायलट को जवाब देना होगा। ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। सचिन पायलट ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है। सरकार के खिलाफ इसे बगावत के तौर पर न देखा जाए। ये वसुंधरा के खिलाफ प्रदर्शन है, कोई चुप कब तक बैठ सकता है, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि ये बयान दिया छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में। वनस्पत यही हालात कई बार छत्तीसगढ़ में भी बने हैं। हालांकि इस तरह से, जिस तरह से सचिन पायलट अब खुलकर अनशन पर बैठे हैं, वैसा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। लेकिन समय समय पर टीएस सिंहदेव की बयानबाजियों से स्पष्ट होता है कि चूंकि इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने की बात कही गई थी और अब ऐसे में सचिन पायलट समय समय पर मुखर होते रहे हैं। चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाते सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। तो पायलट अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की रार साफ देखने को मिल रही है और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट का अनशन जिस तरह से वो आज राजस्थान में कर रहे हैं, वो तब कर रहे हैं जबकि तमाम जो आला नेता हैं या कहीं प्रभारी हैं, उनके लाख मना करने के बाद भी कि पार्टी की बात पार्टी फोरम पे कीजिए, सड़क पर करने का मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब दरअसल क्या है जो सचिन पायलट समझाना चाहते हैं? देखिए, सचिन पायलट ये मुद्दा उनकी जो अशोक गहलोत के साथ तनातनी है या सत्ता की महत्वाकांक्षा को टकराव है, एक बार नहीं बार बार आला कमान के सामने उठा चुके हैं। ऐसा नहीं कि आला कमान को पता नहीं है। अगर हमको याद हो तो 2020-21 की घटना, 20 के आखिर की घटना है, जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ विधायक वहां से दिल्ली आ गए थे डेरा डाल के और अशोक गहलोत सरकार गिरने की अटकलें लगाई जाने लगी। तो झगड़ा गहलोत और पायलट के बीच की सत्ता महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। अब जो मुद्दा पायलट ने लिया है, वो उन्होंने लिया है पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार का। और वो जो आरोप हैं अकेले पायलट ने नहीं लगाए थे, अशोक गहलोत ने भी लगाए थे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन उन मामलों की न कोई जांच हुई, न उसमें कोई आज तक कार्रवाई हुई, जबकि सरकार का कार्यकाल कुछ महीने बाद पूरा होने वाला है, दोबारा चुनाव होने वाला है। पायलट की मंशा क्या है वो हमें समझना होगा। जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दो राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी या उनको आश्वासन दिया गया था, नहीं बदले गए। अब सचिन पायलट को लगता है कि अब जब चुनाव नजदीक है और आला कमान की गहलोत के साथ समझदारी काफी अच्छी नजर आ रही है, तो उनको अपना राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा। तो पहली कोशिश कुछ महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने की हैसियत में आ जाए, क्योंकि एक दिन का अनशन है और उन्होंने विधायकों या मंत्रियों को जो उनके समर्थक माने जाते हैं उनको अनशन में न आने को कहा है। यानी वो तेवर दिखाना चाहते हैं,
लेकिन बगावत का संदेश सीधे सीधे नहीं देना चाहते। आज के बैनर में राहुल सोनिया के पोस्टर नहीं है, गांधी जी का पोस्टर है। तर्कसंगत हो सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधी जी इन चीजों के प्रतीक थे, इसलिए उनका पोस्टर है। पहली कोशिश मुझे लगता है ये होगी कि कांग्रेस आला कमान को अपने सचिन पायलट होने का, अपनी हैसियत का एहसास कराया जाए और अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाया जाए। उनका खतरा, चिंता ये भी हो सकती है कि ये पूरा कार्यकाल निकल गया, अगले चुनाव से पहले भी जो संभावनाएं हैं उसमें टिकट वितरण में अशोक गहलोत की ज्यादा चलने वाली है। और अगर उनकी चलने वाली है तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को बहुत ज्यादा भाव नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो आगे का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। तो ऐसे में राजकुमार जी, ये कंफर्टेबल जोन में वसुंधरा या बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, या कहें बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, या फिर ये अशोक गहलोत को ज्यादा पहुंचा रहे हैं? इस पर भी आपसे मैं बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। टीएस जी, जो कुछ इस वक्त राजस्थान में आप देख रहे हैं, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे प्रतिक्रिया। जो इस वक्त सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं, एक दिन का अनशन है, खबरें इस तरह की है कि आलाकमान ने कहा कि पार्टी की बात पार्टी के अंदर करो, इस तरह मत करो। आप कैसे देख रहे हैं इसे? वो बेहतर रहता है। जो कहा गया है कि बात अंदर ही होनी चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। और 3-4 दिन से हम लोग सुन रहे थे कि वो धरने की बात है, और इस बीच में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज या जो भी प्रभारी हैं एआईसीसी के, उनने क्या बात की नहीं की सचिन जी से मेरे को आइडिया नहीं है। अगर उनने मना किया होता तो फिर बैठना एक चिंता का विषय होगा, और अगर कहीं उनको कोई डायरेक्शन नहीं था कि नहीं बैठना है तो एक फिर अलग बात है। कल रात को देर रात मेरे ख्याल से एक सर्कुलर निकला है, और उसमें भी बात उसी तर्ज की है कि ये है तो इनडिसिप्लिन के दायरे में, लेकिन हम संपर्क में हैं उनसे और हम बात कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए असेट है। तो बात सुलझाने की पहल भी उस पत्र में मेरे को दिख रही थी, और प्रयास यही होना चाहिए कि अगर कहीं कोई इश्यूज हैं तो उसको सुलझाया जाए। लेकिन ये इश्यूज इस तरह से बाहर कब आते हैं टीएस जी? जब वो सुलझते नहीं हैं, तब की लंबे इंतजार के बाद लगभग 4.5 से ज्यादा का वक्त हो गया साल का, और अब तो फिर से दोबारा हम एक चुनाव मैदान में कूदने जा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य। ऐसे में क्या ये सही वक्त है बार्गेनिंग का? और इसके अलावा जो वादे यदि सचिन पायलट के साथ किए गए वो नहीं पूरे हुए तो वो भी और कितना इंतजार करेंगे? ये कठिन होता है इसमें कुछ कह पाना, और कोई टाइमलाइन इसमें नहीं रहती। बार्गेनिंग की ही बात नहीं रहती, अपनी पोजीशनिंग की बात जरूर रहती है, और कब कैसे सुनवाई हो, प्रयास होते रहते हैं। बहरहाल बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि क्लोज डोर्स में ही बात रहे और उसका हल निकल सके। काफी दिनों से ये स्थिति बनी हुई है, और स्वाभाविक है कि कोई हल होता दिख नहीं रहा होगा तब ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन प्रयास होना ही चाहिए। टीएस जी, लेकिन जिस तरह से राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि इससे फायदा जो है अशोक गहलोत जी को ही होगा, और बीजेपी जो है उसे या तो फायदा मिलेगा या अशोक गहलोत जी को मिलेगा, सचिन पायलट जी को कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ जी। फायदा नुकसान तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्या होगा क्या कैसे होगा, लेकिन घर की बात है, परिवार के जो जितने भी सदस्य होते हैं उसमें सामंजस्य बनाने की हर संभव पहल होनी चाहिए। ठीक, टीएस जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका तो सामंजस्य बनाने की पहल होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ टीएस सिंहदेव जी ने यह भी कहा कि यदि बात नहीं सुनी जा रही होगी तब ये स्थिति आई होगी। राजकुमार जी, बहुत संक्षेप में आपने टीएस सिंहदेव को सुना, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? देखिए, उन्होंने भी इशारों में यही कहा कि जब बात नहीं सुलझी है तब यहाँ तक पहुंची। तो वो तो स्पष्ट है कि सचिन पायलट जो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया, या कहें तो आला कमान वो देने की स्थिति में अभी नहीं था। 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। ये अनशन कांग्रेस के हित में नहीं है, अशोक गहलोत सरकार के हित में नहीं है। इसके चलते अशोक गहलोत पर आला कमान की निर्भरता और बढ़ जाएगी, और राजनीतिक तौर पर जो संदेश जा रहा है और जाएगा उसका लाभ भाजपा को हो सकता है। लेकिन एक कोण इसमें वसुंधरा राजे का भी है, जिनके रिश्ते इस समय भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए भी अशोक गहलोत सरकार का रुख उनके प्रति नरम है।
राजस्थान का समीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर तो उभरी थी, लेकिन बहुमत के जुगाड़ के लिए उसको छोटे दलों के एमएलए और निर्दलियों की जरूरत पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत उस संभावना को खुली रखना चाहते हैं कि अगर कोई सिचुएशन बनी कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पीछे छूटती है, तो क्या कहीं बाहर से समर्थन की जुगाड़ हो पाएगी। या वसुंधरा जी के लिए कहा जा रहा है कि मतलब बहुत हद तक ये भी हो सकता है शायद ऐसा, हालांकि ये सब कुछ अभी बहुत शुरुआती है और कुछ भी कहना, जैसे आपने कहा कि राजस्थान की तस्वीर स्पष्ट नहीं है और ये वाकई में आखिर तक स्पष्ट दिखेगी कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमें वक्त देने के लिए आपका। और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। सेवा का अभिमान ना करें, ये किसने कहा है? पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है, महाकाल में कहा है। 8 दिन में 1.5 करोड़ रुपए के लगभग महाकाल मंदिर को नुकसान हो चुका है अब तक। कथावाचक के लिए हवाला दिया है उसी पंडित ने अब सवाल खड़े किए, यानी प्रदीप मिश्रा जी का हवाला देते हुए, जहां मंदिर में इस तरह की व्यवस्था हुई, इसकी वजह से लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है महाकाल मंदिर को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सवाल खड़े कर दिए वहां की व्यवस्था को लेकर। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले भक्तों को न सिर्फ धकेला जाता है, बल्कि कुछ सेकंड के लिए भी उनके दर्शन नहीं करने दिए जाते। प्रदीप मिश्रा ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सुनाते हुए कहा कि इस व्यवस्था को संभालने वाला एक भी शख्स ये अभिमान नहीं करे कि मैं किसी को महाकाल मंदिर में दर्शन करवा रहा हूं। इस तरह का अहंकार करना गलत है। यह आपका सौभाग्य, आपको बाबा महाकाल ने अपनी सेवा में रखा, वरना ना जाने आप कहां होते और क्या कर रहे होते। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान उज्जैन के महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि कथा के कारण 8 दिन में 1.5 करोड़ रुपए का लगभग महाकाल मंदिर को नुकसान हो चुका है। तो जिस कथावाचक के लिए हवाला दिया, उसी कथावाचक ने अब सवाल खड़े किए हैं इस पूरी व्यवस्था पर। उन्होंने कहा कि दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने, उनको कुछ सेकंड दर्शन बमुश्किल करने दिए जाते हैं और लाइन से धकेला जाता है, आगे बढ़िए। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। वीआईपी दर्शन को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं कि क्या भगवान अब सिर्फ वीआईपीज के हो गए हैं, जिन्हें उन्हें अभिषेक करने मिलता है, जिन्हें उनके गर्भगृह में जाने का मौका मिलता है, जिन्हें उनकी पूजा करने का मौका मिलता है, और जो वीआईपी नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको भगवान की सिर्फ झलक देखने को मिलती है, वो भी बमुश्किल। जिस पर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि धकेलिए मत, जो अधिकारी जो कर्मचारी वहाँ सेवा में लगे हैं, ये उनका सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने उन्हें चुना है सेवा के लिए, लेकिन इसका मतलब उन्हें अहंकार में नहीं आना चाहिए। और दूर दूर से आए जो दूसरे श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, जो अपनी मन्नतें लेकर, मुरादें लेकर, न जाने कितनी उम्मीदें लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जिनको वो ठीक से दर्शन नहीं करने देते और एहसान और जताते हैं कि हमने आपको दर्शन करवा दिए, अब यहाँ से चलिए। जिस हिसाब से धक्का मारा जाता है, जिस हिसाब से व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें सवाल खड़े किए, ये अलग बात है कि उनकी कथा के चलते लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान महाकाल मंदिर को नुकसान हो चुका है। ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में यह ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, ये अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगा कर रखी है, ये तेरा किस्मत है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं। राहुल, 1.5 करोड़ का नुकसान मंदिर को हुआ, ठीक, लेकिन उस बीच अब व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रदीप मिश्रा ने ये बात कही वो गलत है, समय समय पर भक्तगण इसको लेकर आवाज उठाते रहते हैं। ये अलग बात है कि जिम्मेदारों तक वो पहुंचती नहीं, व्यवस्था में कोई सुधार होता नहीं। देखिए, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर जो है यहाँ पर व्यवस्था में बदलाव किया गया था। दर्शन व्यवस्था यहाँ पर जो है परिवर्तित करते हुए गर्भगृह में जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था कि आम दर्शनार्थी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, और जो है जो वर्तमान में जो आम श्रद्धालु हैं उनको जो है चारधाम मंदिर से प्रवेश दिया जा रहा था। पंडित प्रदीप मिश्रा जब महाकाल मंदिर पहुंचे थे तो उन्होंने इस व्यवस्था को देखा था और उन्होंने यहाँ भी देखा था कि जो श्रद्धालु आम दर्शनार्थी बैरिकेड से दर्शन करते हैं
जो उन्हें जो है वहां पर लगे सिक्योरिटी गार्ड तत्काल आगे रवाना कर देते हैं ताकि जो है वहां पर भीड़ ना बढ़े। लेकिन जब जो दर्शनार्थी दूर दूर से बाबा की झलक पाने के लिए आते हैं और उन्हें 2 मिनट भी बाबा के सामने खड़े रहकर जो है दर्शन नहीं मिल पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी व्यथा बाहर निकलती है। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसी व्यथा को बताया है कि महाकाल मंदिर समिति की जो व्यवस्था है उस पर जो उन्होंने व्यासपीठ से कहा है कि कोई भी अपने इस जो है वहां पर जो ड्यूटी दे रहा है वह अहंकार ना करे कि हमने दर्शनार्थियों को जो है इस तरह से दर्शन करा दिए है। उनका यह कहना है कि व्यासपीठ से उन्होंने यह कहा है कि बाबा महाकाल ने उन्हें जो है मौका दिया है सेवा करने का, जो भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें सुगमता से दर्शन कराया जाए। आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ते तक जो है महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद था। आज से ही जो है प्रवेश चालू हुआ है और 1500 की रसीद पर ही बाबा महाकाल के गर्भगृह में पहुंचकर उन्हें जल अर्पित किया जा सकता है। आम दर्शनार्थी बाबा महाकाल। ठीक, राहुल, बहुत संक्षेप में कुछ मंदिर प्रबंधन की तरफ से, समिति की तरफ से कोई बयान आया इसके बाद, बहुत संक्षेप में। देखिए, अभी वर्तमान में मंदिर समिति की ओर से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर समिति की ओर से उनका बयान ले और उनका इस मामले में क्या कहना है, हम इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आखिरी और तीसरी खबर